नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले चर्चा करेंगे बिलासपुर की। कांग्रेस नेता का यहां पर ग्रामीणों के साथ जमकर विवाद हुआ। मंच पर ही विवाद शुरू हो गया था। ग्रामीणों के साथ झगड़े का वीडियो भी अब लगातार वायरल होने लगा है। राजीव गांधी युवा मितान क्लब में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान ग्रामीणों और कांग्रेस नेता के बीच एक झड़प हो गई। तो स्कूल के खेलकूद आयोजन में पुरस्कार वितरण में हंगामा हुआ है। कार्यकर्ता से युवक के विवाद पर लोगों ने हंगामा किया और उसके बाद कांग्रेस नेता से भी ग्रामीणों की झड़प हुई। तस्वीर देखिए, मारपीट भी हुई। लोग किस तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं कांग्रेस नेता के प्रति। ग्रामीणों के साथ मंच पर ही कांग्रेस नेता का विवाद हुआ। वीडियो अब लगातार इस झगड़े का वायरल होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि राजीव गांधी युवा मितान क्लब में पुरस्कार वितरण का एक कार्यक्रम था। स्कूल के खेलकूद आयोजन में पुरस्कार वितरित किए जा रहे थे और उसी दौरान हंगामा हुआ। मंच पर मारपीट शुरू हो गई। तो कार्यकर्ता से युवक का विवाद हुआ था। उसके बाद यह हंगामा लगातार बढ़ता गया। सहयोगी विनोद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या जानकारी इस पूरे विवाद पर? देखिए, विवाद दरअसल राजीव गांधी मितान युवा क्लब के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और प्राथमिक शाला में पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यक्रम था। और उस दौरान जो रमेश सूर्या हैं, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं रतनपुर के, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर पहुंचे थे और एक कार्यकर्ता से एक युवक का वाद विवाद हो गया था और इस मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब मंच पर ही ग्रामीण जो है बड़ी संख्या में पहुंच गए, जिसमें महिलाएं भी थी और ये तमाम लोग जो है नेताजी से उस समय बहसबाजी करने लगे और बहसबाजी का ये सिलसिला उस वक्त और ज्यादा गर्म हो गया जब एक ग्रामीण युवक ने उन पर थप्पड़ मार दिया। उसके बाद खुद जो नेता के समर्थक थे वो भी जो है कुर्सियां उठा करके मारने के लिए दौड़ गए, लेकिन बीच बचाव किया गया और मामला पुलिस थाने तक पहुंचा। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराकर मामले को खत्म कराया। जी ठीक है, शुक्रिया आपका विनोद इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, धमतरी से बड़ी खबर का रुख करेंगे। जिले में धान खरीदी पर 5 दिनों के लिए रोक लगाई गई है। किसानों के टोकन कटने पर 5 दिनों तक रोक लगी रहेगी क्योंकि धान का उठाव इन 5 दिनों में होना है। इस उठाव की वजह से रोक लगाई जा रही है। आपको धान खरीदी की भी जानकारी दे दें। धमतरी में 76% धान खरीदी पूरी हो चुकी है। किसानों ने अपना धान बेचा है और अब धान के उठाव का समय है, इसलिए 5 दिनों की रोक लगाई जा रही है। टोकन भी इन 5 दिनों में नहीं कटेंगे और ये 5 दिनों के समय इसलिए लिया गया है जिससे धान का उठाव सही समय से हो सके। 76% धान खरीदी धमतरी जिले में पहले से ही पूरी हो चुकी है। तो आगे धान खरीदी की प्रक्रिया जारी रहने वाली है। सिर्फ 5 दिनों के लिए इस पर रोक लगाई गई है। ऐसे कि अभिषेक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या स्थिति धान खरीदी की धमतरी में? जी, धमतरी में करीब 76% खरीदी लक्ष्य के विपरीत हो चुकी है और काफी बड़े पैमाने पे धान जो है खरीदी केंद्रों में जमा हो चुका है। प्रशासन के सामने इस धान को कस्टम मिलिंग के लिए उठाव की भी चुनौती है। ऐसे में अब खरीदी में अगर और तेजी लाई जाती है तो सभी खरीदी केंद्रों में ओवर स्टॉक हो जाएगा और उसे उठाना एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। इसी को देखते हुए 5 दिनों के लिए नए टोकन काटने पर रोक लगाई गई है। जिन किसानों के जो टोकन कट चुके हैं उनसे धान खरीदा जा रहा है, लेकिन जो बाकी बचे हुए किसान हैं उनके टोकन अगले 5 दिनों के बाद फिर से काटे जाएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। और इधर सूरजपुर की ओर रुख करेंगे। लटोरी पुलिस ने अवैध धान ले जा रहे एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक से 310 बोरे धान को पुलिस ने बरामद कर लिया है। जब्त किए गए धान की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। खरीदी केंद्र में अवैध धान को खपाने की कोशिश हो रही थी। ट्रक के ड्राइवर ने धान को लेकर कोई दस्तावेज नहीं दिखाए हैं, जिसके बाद पुलिस को संदेह हुआ। ट्रक समेत धान को जब्त कर लिया गया है। आमतौर पर इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं जब अवैध धान को खपाने की कोशिश की जाती है। एक बार फिर इसी तरह का मामला सामने आया है। संदेह के आधार पर पुलिस ने इस धान को, ट्रक को जब्त कर लिया है। तो फिलहाल अब पूछताछ इस मामले में लगातार जारी। 310 बोरी धान को पुलिस ने बरामद किया है और बड़ी बात यह है कि धान को खपाने की कोशिश भी और साथ ही साथ ड्राइवर के पास इससे जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं था। कहां से ये धान आया, किसका है ये धान, इस बारे में भी कोई जानकारी ड्राइवर नहीं दे पा रहा था। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। पटना सिकंदराबाद के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। आपको बता दें कि पटना सिकंदराबाद के बीच
11 फेरों के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। झारसुगुड़ा से नागपुर के बीच रेल यात्रियों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया में स्पेशल ट्रेन का ठहराव होगा। स्पेशल ट्रेन पटना और सिकंदराबाद के बीच 26 दिसंबर से शुरू होगी। तो पटना से सोमवार और बुधवार, सिकंदराबाद से बुधवार और शुक्रवार को ये ट्रेन चलेगी और सीधा लाभ इससे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी, क्योंकि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और गोंदिया में इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव होने वाला है। वैकेशन का टाइम है, छुट्टियों का समय है और इस बीच रायपुर के रेल यात्री लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि कई सारी ट्रेनें अलग अलग कारणों की वजह से कैंसिल भी हो चुकी हैं। और इस बीच बड़ी राहत पटना सिकंदराबाद के बीच स्पेशल ट्रेन लेकर आ रही है। 11 फेरों के लिए हालांकि स्पेशल ट्रेन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मददगार रेल यात्रियों के लिए ये साबित हो सकती है। झारसुगुड़ा से नागपुर के बीच रेल यात्रियों को सीधा लाभ इससे मिलेगा। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया में इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव होगा। तो पटना से सोमवार और बुधवार और सिकंदराबाद से बुधवार और शुक्रवार को ये ट्रेन चलेगी। 11 फेरों के लिए ही स्पेशल ट्रेन, जिसका आगाज हो रहा है पटना सिकंदराबाद एक्सप्रेस, जिसका नाम दिया गया है। झारसुगुड़ा से नागपुर के बीच रेल यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और गोंदिया में भी अगर इसका ठहराव है तो रेल यात्रियों को भी इससे लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। तो स्पेशल ट्रेन पटना और सिकंदराबाद के बीच 26 दिसंबर से शुरू हो रही है। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ में ट्रेनें लगातार कैंसिल हो रही हैं और उस बीच पटना सिकंदराबाद एक्सप्रेस का चलना, भले ही 11 फेरों के लिए स्पेशल ट्रेन, लेकिन फिर भी बड़ी राहत रेल यात्रियों को इससे मिल सकती है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया में इसका ठहराव है। और रायपुर से एक और बड़ी जानकारी, कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही हैं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा का ये पहला दौरा। कुमारी शैलजा कल शाम रायपुर पहुंचेंगी। प्रभारी बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी। 26 दिसंबर को पीसीसी की विस्तारित बैठक में भी वो शामिल होंगी। कुमारी शैलजा के दौरे पर कांग्रेस संचार प्रमुख का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रायपुर से सर्किट हाउस तक स्वागत की तैयारी चल रही है। शैलजा के साथ बैठक में राष्ट्रीय अधिवेशन पर चर्चा भी की जाएगी। साथ ही साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर भी चर्चा महत्वपूर्ण रहेगी। कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आ रही हैं। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी कुमारी शैलजा। से पहले पीएल पुनिया ये जिम्मेदारी निभा रहे थे और अब कुमारी शैलजा के कंधों पर छत्तीसगढ़ का दायित्व। 26 दिसंबर को पीसीसी की विस्तारित बैठक में भी शामिल होंगे। और आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी इस बार जमकर तैयारियां हो रही हैं नए प्रदेश प्रभारी के स्वागत के लिए। रायपुर से सर्किट हाउस तक स्वागत की तैयारी हो रही है। शैलजा के साथ बैठक में राष्ट्रीय अधिवेशन पर चर्चा होगी। इस बारे में जानकारी दी है कांग्रेस संचार प्रमुख ने सुशीलानंद शुक्ला की तरफ से कि बयान, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर भी चर्चा होनी बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अधिवेशन पर भी चर्चा और उनके स्वागत की भी जमकर तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त प्रभारी सुश्री शैलजा जी छत्तीसगढ़ आ रही हैं। वे 25 दिसंबर की शाम को नियमित विमान से रायपुर आएंगी। रायपुर से उनका सर्किट हाउस तक भव्य स्वागत की तैयारी कांग्रेस जनों ने करके रखी है। 26 तारीख को सुबह 10:30 बजे वे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगी। इसके बाद चूंकि छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होना है, तो निश्चित तौर पे वो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगी। संभव है कि अधिवेशन स्थल का भी मुआयना करेंगी। और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने एक अति महत्वाकांक्षी अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है अखिल भारतीय स्तर पे, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। तो सुश्री शैलजा जी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के कार्य योजना की भी यहाँ पे
समीक्षा करेंगी और उसमें दिशा निर्देश देंगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका हम रुख कर लेते हैं। देवव्रत, माना जा रहा था जल्द ही कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ आएंगी और अब देखिए डेट फिक्स हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी इनके दौरे से जुड़ी? जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मिलने के बाद कुमारी शैलजा का ये पहला दौरा होगा, लिहाजा कांग्रेस में भी उत्साह है कि नई प्रदेश प्रभारी के आने के बाद किस तरह का बदलाव होता है, क्या रणनीति में किसी तरह का बदलाव किया जाएगा या आने वाले दिनों में संगठन में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। तो कई तरह की सुगबुगाहट और सियासी गलियारों में चर्चाएं तो चल रही हैं, लेकिन इस बीच जब दौरा होगा तब ये बताया जा रहा है कि फरवरी माह में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन यहां आयोजित है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर छत्तीसगढ़ को मिली है और ऐसे में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा है, लिहाजा उनकी भी जिम्मेदारी एक साथ बढ़ जाती है और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मिलते ही एक बड़ा अधिवेशन जो है वो छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। लिहाजा जो सभा स्थल होगा, अधिवेशन स्थल होगा, वो नया रायपुर में तय किया गया है जो कि राज्योत्सव स्थल है और वहां का दौरा करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात होगी, जितने भी सूबे के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनसे मुलाकात होगी और भव्य स्वागत की जो तैयारियां हैं वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि 2 दिवसीय उनका दौरा रहेगा और इस दौरान कई सारी बैठकें भी होंगी और आने वाली 2023 की रणनीतियों को लेकर के भी चर्चा होगी। खासतौर पर अभी क्योंकि एक तरह से कांग्रेस के द्वारा जो आने वाले दिनों का रोडमैप तैयार किया जाना है, तो उसको लेकर के सिलसिलेवार बैठकें होनी है, जिस पर एक तरह से पहले ही दौरे में चर्चा संभावित बताई जा रही है और साथ ही साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो कि 26 जनवरी से पूरे देश में चालू हो रहा है, उसकी क्या रूपरेखा छत्तीसगढ़ में रहेगी, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बूथ स्तर तक पदयात्रा निकालने की बात कही जा रही है, लेकिन अब प्रदेश प्रभारी जब पहुंचेंगी तो उसकी भी समीक्षा करेंगे कि तैयारियां किस तरह की हैं और आने वाले दिनों में अधिवेशन को लेकर के क्या कुछ तैयारी संगठन स्तर पर की जानी चाहिए, इसको लेकर के बातचीत होगी। जी चलिए, यानी कि कांग्रेस के कई सारे कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होनी है। देवव्रत, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रायपुर से एक और बड़ी खबर जिसका हम रुख कर लेते हैं। बोर्ड परीक्षा में प्राइवेट छात्रों को बड़ी राहत मिल रही है। आपको बता दें कि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए छात्रों को राहत दी जा रही है। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 1 दिन का समय और दिया जा रहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 26 दिसंबर तक किया जा रहा है। 26 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक 15,000 छात्रों ने, प्राइवेट परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरे हैं। विलंब शुल्क 1,540 रुपए के साथ फॉर्म भरे जा सकते हैं। चाहिए देवव्रत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। देवव्रत, बड़ी राहत बच्चों के लिए 25 दिसंबर से अब बढ़ाकर तिथि 26 दिसंबर की गई है। जी, क्योंकि प्राइवेट के परीक्षार्थी होते हैं, कई परीक्षार्थी जो है वो चाहकर भी फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि ज्यादातर जो कामकाजी छात्र होते हैं वो ही प्राइवेट परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हैं या फिर कई साल का गैप जैसा हो जाता है वो प्राइवेट परीक्षा का फॉर्म भरते हैं। तब इसमें 1 दिन की राहत और दी गई है। हालांकि अभी तिथि जो है विलंब शुल्क के साथ वो 25 दिसंबर तक के तय की गई थी, लेकिन 25 दिसंबर क्योंकि रविवार का दिन पड़ रहा है, इसलिए 1 दिन की तारीख और बढ़ाई गई है और ओपन स्कूल की तरफ से ये 1 दिवसीय बढ़ोतरी की गई है। ऑनलाइन फॉर्म जो है स्वीकार किए जा रहे हैं और अभी तक लगभग 15,000 जो छात्र हैं वो 10वीं और 12वीं में प्राइवेट की परीक्षा के लिए फॉर्म भर चुके हैं। अब हो सकता है कि आने वाले 2 दिनों में ये संख्या और बढ़े, लेकिन एक तरह से ये है कि 1 दिन की जो राहत है वो प्राइवेट परीक्षार्थियों को इसके जरिए मिलेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए। और उस बीच छत्तीसगढ़ की खबरों पर तो चर्चा लगातार जारी है, लेकिन सागर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कार से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई है। बीजेपी नेता पर हत्या का आरोप लगा है। मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मकरोनिया के बीजेपी नेता पर हत्या का आरोप है। आपको बता दें कि कार सवार ने युवक को कुचल डाला है। मृतक युवक डेयरी में काम करता था। सहयोगी रचित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रचित, क्या है पूरा मामला? जी अवंतिका, आपको बता दें कि सागर के मकरोनिया चौराहे
पर एक कार से कुचलकर एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसका आरोप सागर के बीजेपी नेता और उनके भाई भतीजों पर है कि चुनावी रंजिश को लेकर युवक की कार से कुचलकर हत्या की गई। जिस तरह आप सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से एक काले रंग की जो गाड़ी आ रही है वो युवक को टक्कर मारती हुई निकल जाती है, जिसके बाद वहां जो लोग हैं युवक को बाइक पर अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। कल काफी देर तक हंगामा चला, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में की थी। ये जो युवक के परिजन थे उनकी मांग थी कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो बीजेपी नेता और उनके परिजनों का जो होटल है मकरोनिया चौराहे पर, पुलिस ने उसको भी तोड़ने की कार्रवाई की है। ठीक है रचित, तस्वीरें हम पहुंचाएंगे दर्शकों तक, लेकिन उससे पहले ये भी जानना चाहेंगे क्या कोई पहले विवाद रह चुका है? देखिए पहले तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से कार से कुचलकर इस युवक की हत्या की गई है। तेज रफ्तार में गाड़ी यहां से गुजरती है और ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कैसे कार सामने से आती है तेज रफ्तार में और इंटेंशनली इस युवक को कुचलती हुई आगे बढ़ जाती है। देखिए यू टर्न लेकर ये कार वहां से आती है, युवक सामने आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरें, और ये देखिए अचानक से भिड़ंत और ये कार इस युवक को कुचलती हुई आगे बढ़ जाती है। रजत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजत, क्या कोई पहले विवाद हुआ, इस बारे में भी जानकारी चाहेंगे? जो युवक के परिजन है उनका यही कहना है कि ये चुनावी रंजिश को लेकर विवाद था, जिसमें युवक जगदीश यादव की कार से कुचलकर हत्या की गई। हालांकि पुलिस ने 8 लोगों पर मामला दर्ज किया है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच की जा रही है। निश्चित तौर पर क्या परिजनों की तरफ से कोई बयान अभी तक इस रंजिश को लेकर, और क्या पुलिस की तरफ से अभी तक आरोपी की पहचान हो पाई है? जो पुलिस है, मकरोनिया पुलिस है, उन्होंने बीजेपी नेता मिश्री चंद गुप्ता सहित उनके जो परिजन हैं 8 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और परिजनों का आरोप है कि ये चुनावी रंजिश को लेकर युवक की हत्या की गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका रचित इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, सागर की ये तस्वीरें हैं, कार से कुचलकर युवक की हत्या की गई। परिजनों का प्राथमिक तौर पर यही आरोप है कि चुनावी रंजिश की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि अब पूरा जो मामला है पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इंटेंशनली इस युवक को कुचला गया है ये बात स्पष्ट है इस तस्वीर से, क्योंकि यू टर्न लेकर ये तेज रफ्तार गाड़ी दोबारा से वापस आती है और इस युवक को टक्कर मारती है। तो कार सवार युवक को कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। मृतक युवक डेयरी में काम करता था। चुनावी रंजिश की वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, यही आशंका है। हालांकि पुलिस पूछताछ में पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। और अब कोरबा से बड़ी खबर है। आंगनवाड़ी केंद्र का जर्जर भवन गिर गया है। बाल बाल बचे बच्चों की जान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जान भी बच गई है। निगम के वार्ड 32 डिंगापुर आंगनवाड़ी केंद्र की घटना है। अधिकारियों की अनदेखी से बड़ा हादसा। लोगों में अधिकारियों के खिलाफ अब लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र यहां पर जर्जर स्थिति में था। इसको लेकर पहले भी जानकारी पहुंचा जा चुकी है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से भरभरा कर ये आंगनवाड़ी केंद्र गिर गया। हालांकि राहत की बात यह कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी सुरक्षित हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद जब इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो ये भवन गिर गया। तो अधिकारियों के खिलाफ अब लगातार लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों की तरफ से अनदेखी की गई और इस वजह से बड़ा हादसा हो सकता था कि किसी बच्चे की जान चली जाती। कोई भी बड़ा हादसा मौके पर हो सकता था, लेकिन जब लापरवाही अधिकारियों की तरफ से बढ़ती जाए तब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। निगम के वार्ड 32 डिंगापुर आंगनवाड़ी केंद्र की घटना से। अब्दुल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अब्दुल, क्यों इस तरह की लापरवाही अधिकारियों की तरफ से, क्या जानकारी मामले पर? जी, आपको बता दूं कि इस तरीके के आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल भवन की जो स्थिति है वो शासन प्रशासन तक जरूर पहुंचाई गई है, लेकिन बावजूद इसके कि अधिकारियों की अनदेखी के कारण कई सारे ऐसे भवन आज भी हैं जहां पर नौनिहाल उन खंडहर भवनों में पढ़ाई करने को मजबूर है। ऐसे ही ये मामला जो है ये रिजदी के डिंगापुर में सामने आया है, जहां ये आंगनबाड़ी केंद्र के में बच्चे जो है वो पढ़ रहे थे और जैसे ही इसकी आभास आंगनबाड़ी कर्ता को हुआ कि बिल्डिंग गिरने की स्थिति में है तो वो तत्काल बच्चों को छुट्टी दे दी और उसके बाद जैसे ही छुट्टी दी उसके बाद ये भवन जो है वो भरभरा कर गिर गया। और इसको लेकर जो है वार्डवासी और जो परिजन है वो उनमें रोष देखा जा रहा है कि आखिर अफसर क्यों इस तरीके की अनदेखी करते हैं। नौनिहालों की जान बाल बाल इसमें बच गई।
बिल्कुल राहत भरी बात यही कि बच्चे सुरक्षित हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी सुरक्षित हैं। शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए। लेकिन बड़ी लापरवाही इसमें अधिकारियों की तरफ से। और हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आज छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस ट्रॉफी का अनावरण करने वाले हैं। वर्ल्ड कप ट्रॉफी को 16 राज्यों में भ्रमण करवाया जाएगा। ट्रॉफी का अंतिम पड़ाव रायपुर में ही होगा। और आपको बता दें कि रायपुर में सीएम के अनावरण करने के बाद खेल प्रेमियों के लिए ट्रॉफी का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके बाद ट्रॉफी को उड़ीसा के लिए रवाना होना है। उड़ीसा में 13 से 29 जनवरी तक मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। तो भुवनेश्वर और राउरकेला में वर्ल्ड कप खेला जाना है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वे सिवनी गांव में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सूर्यांश शिक्षा महोत्सव में शिरकत करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल दोपहर 12 बजे जांजगीर चांपा पहुंचेंगे। कार्यक्रम में सीएम के दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अपने दौरे में मुख्यमंत्री सिवनी ग्राम को विकास की सौगात भी दे सकते हैं। और आईपीएल के 16वें सीजन में छत्तीसगढ़ के दमदार क्रिकेटर्स का जलवा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि राज्य के सीनियर क्रिकेट टीम के कप्तान हरप्रीत सिंह भाटिया और अजय मंडल इस सीजन के लिए चुने गए हैं। हरप्रीत को पंजाब किंग्स ने 40 लाख रुपए में खरीदा है, जबकि अजय मंडल को धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 लाख रुपए की बेस प्राइस में शामिल किया है। हरप्रीत इससे पहले पुणे और केकेआर के लिए मध्य प्रदेश की तरफ से भी चुने जा चुके हैं। आपको बता दें कि अजय मंडल पहली बार दमखम दिखाएंगे और दोनों ही खिलाड़ियों का चयन मुश्ताक अली और विजय हजारे ट्रॉफी में प्रदर्शन के आधार पर किया गया। हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।